हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं एक बार फिर आ गया हूँ स्टूडेंट्स के अपने मास्टर नोट्स लेकर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परंपरा के हिसाब से एक बार अपना इंडेक्स देखेंगे हमने क्या क्या कर लिया है। तो गाइज, हमने इसमें डेफिनेशंस कर ली हैं, 24 थिंकर्स की हैं, मास्टर टेबल के साथ हैं, नेचर ऑफ लॉ हो गया है, सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर 2 वीडियो हैं, और स्कूल्स ऑफ लॉ के ऊपर, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। एनालिटिकल स्कूल पूरा हो गया है, हिस्टोरिकल पूरा हो चुका है, सोशियोलॉजिकल पूरा हो चुका है, फिलोसफिकल का हम इंट्रोडक्शन कल कर चुके हैं। और आज हम इसमें किसको करने वाले हैं? हम इसमें करेंगे सोक्रेट्स को और प्लेटो को। राइट? तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चा पार्टी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन पर, ये सोक्रेट्स हैं। हम इनको सुकरात भी कहते हैं, सुकरात के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हम फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को 4 इराज में पढ़ेंगे, मतलब 4 कालखंडों में पढ़ेंगे, जिसमें एनिशिएंट पीरियड आता है, मिडिवल पीरियड आता है, रेनेसां पीरियड आता है, और मॉडर्न पीरियड आता है। एनिशिएंट पीरियड मतलब प्राचीन काल में कौन कौन से थिंकर हुए हैं फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। फिर मध्यकाल में कौन कौन से हुए हैं। फिर रेनेसां पीरियड मतलब पुनर्जागरण काल में कौन कौन हुए हैं। फिर मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक काल का में कौन कौन हुए हैं। तो एनिशिएंट पीरियड से स्टार्ट करते हैं, सोक्रेट से स्टार्ट करते हैं, सुकरात से। राइट? तो सोक्रेट जो पैदा हुए वो 470 बीसी में इन द डीम ऑफ एलोपीस, एथेंस में, एंड लिव ड्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट एट पॉलिटिकली अनस्टेबल पीरियड ऑफ ग्रीक हिस्ट्री। तो ग्रीक, हिंदी में ग्रीस भी कहते हैं, तो ग्रीक इतिहास का सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल और डिस्टर्ब पीरियड था जब सोक्रेट्स वहां पर पैदा हुए, जब सोक्रेट्स ने काम किया। हालांकि काफी इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट पीरियड था, बहुत बौद्धिक लोग सामने आ रहे थे, कानून पे बात कर रहे थे, राज व्यवस्था पर बात कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग उस पीरियड्स में दिए गए हैं ग्रीक हिस्ट्री के द्वारा। ही इज रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ एंटिक्विटी एंड अ पाइवटल फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ फिलोसफी। जब भी हम प्राकृतिक विधि विचारधारा की बात करते हैं, यानी कि नेचुरल लॉ फिलोसफी की बात करते हैं, तो जो सोक्रेट्स हैं वो फिलोसफर ऑफ एंटिक्विटी, एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीनतम, और पाइवटल का मतलब होता है सेंट्रल और केंद्रीय। तो वो एक बहुत ही सेंट्रल फिलोसफर के तौर पर, एक बहुत ही महान दार्शनिक और महान विचारक के तौर पर आप उनको दे सकते हैं। और जो नेचुरल लॉ फिलोसफी का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इसमें सोक्रेट्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सोक्रेट का सारा जीवन फिलोसफी में निकला, रिसर्च में निकला, पढ़ने पढ़ाने में निकला। हालांकि अंत उनका उतना अच्छा नहीं हुआ, उनको सजाए मौत दी गई। क्यों दी गई? क्यों? उन्होंने कहा कि आप यहाँ के यूथ को बिगाड़ रहे हैं, देवताओं को अपमान कर रहे हैं, आप देवताओं को नहीं मान रहे। तो उनको जहर का प्याला एक पीने के लिए दिया गया, जिसको सुकरात ने काफी शांति के साथ पिया, और इस तरह सुकरात का एक अंत हुआ। हालांकि उनके शिष्यों ने योजना बनाई थी उनको जेल में से निकाल के दूसरे शहर में ले जाने की, लेकिन सुकरात ने अपना जो अंत जुडिशरी द्वारा, जजेस द्वारा फिक्स किया गया था, उसको अंगीकार किया और हंसते हुए स्वीकार किया। उन्होंने मना किया, उन्होंने ये कहा, सुकरात के अंतिम शब्द जो थे, कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, चाहे वो कानून गलत ही क्यों ना हो। तो अब आप देख लीजिए, एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी कारण के, बिना किसी का नुकसान किए, बिना कोई समाज के प्रति अपराध किए, बावजूद उसके भी उन्होंने उसको स्वीकार किया, हंसते हुए स्वीकार किया, बचने का मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने जो कानून के तहत उनको दंड मिला उसको स्वीकार किया। तो ये बहुत बड़े एक दार्शनिक थे, और नेचुरल लॉ फिलोसफी का विकास करने में इनका एक बहुत महान सहयोग आप कह सकते हैं। अनलाइक मेनी थिंकर्स ऑफ हिज टाइम, सोक्रेट डिड नॉट लीव बिहाइंड रिटन वर्क्स। मतलब अपने समय के जो थिंकर्स थे, आप नहीं देख सकते कि सोक्रेट का कोई भी काम आपको देखने को मिले। तो जो दूसरे बाद में थिंकर्स हुए, उन्हीं की फिलोसफीज में या उनके काम में या उनकी किताबों में, उनके आर्टिकल्स में इनके आइडियाज का जिक्र है, इनका मेंशन है, रेफरेंस है। वैसे उनका अपना खुद का लिखा कोई काम पीछे मिल जाए तो उसकी संभावना लगभग शून्य के आसपास ही है। इंस्टेड हिज आइडियाज सर्वाइव थ्रू द डायलॉग ऑफ हिज स्टूडेंट। लिखा हुआ है ना कि जो इनके आइडियाज थे वो जनमानस तक कैसे पहुंचे, आज हमारे पास कैसे हैं इनके आइडियाज, क्योंकि इनके जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने जो अपने आर्टिकल्स वगैरह, बुक्स वगैरह लिखी। और खासकर इसमें प्लेटो जो इनके शिष्य हैं, जिसको आज हम करने वाले हैं, प्लेटो का बहुत हाथ है अपने गुरु की इस धरोहर को सजो के रखने में। सो ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग possesses an innate moral
साइट इनसाइट। तो मतलब सुकरात का मानना था कि हर व्यक्ति में, इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, वो कहते थे कि हर व्यक्ति में जन्मजात एक नैतिक दृष्टि होती है, नैतिक अंतर्दृष्टि होती है, अ नेचुरल विजडम दैट एनेबल इंडिविजुअल टू डिस्टिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और ये कहते हैं प्राकृतिक ज्ञान होता है हर मनुष्य में जन्मजात, जिसमें के द्वारा वो ये भेद कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फॉर सोक्रेट्स दिस इनर वॉइस और कंसाइंस वाज द ट्रू फाउंडेशन ऑफ लॉ। सोक्रेट्स कहते थे कि ये जो इन्नेट मॉरल इंसाइट है ना, जन्मजात एक नैतिक अंतर्दृष्टि, या एक ये प्राकृतिक विजडम जो है, प्राकृतिक ज्ञान है, ये ही बेस है। ये इनर वॉइस जो है, ये अंतर की अंतरात्मा कहते हैं ना, अंतरात्मा आज प्रसन्न है, अंतरात्मा जो दुखी है, तो ये जो अंतरात्मा है या जो चेतना है, ये ट्रू फाउंडेशन है लॉ की। तो सोक्रेट्स का मानना ये था, सुकरात का, संत सुकरात भी कहते हैं इनको, सुकरात का मानना ये था कि मनुष्य की जो अंतर्दृष्टि है, मनुष्य की जो अंतरात्मा है, जो ये भेद कर पाती है कि क्या सही है क्या गलत है, ये लॉ की फाउंडेशन है। ये जो चेतना, ये अंतरात्मा, ये अंतर्दृष्टि, ये कानून की फाउंडेशन है, कानून की आधारशिला है। एंड इट शुड गाइड द मेकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ लीगल रूल्स। और इसी के आधार पर जब आप कानून बनाते हो या कानून को अप्लाई करते हो, उसका आधार यही होना चाहिए, उस मेकिंग ऑफ लॉ का और उस एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ का या लीगल रूल्स का आधार ये कंसाइंस, ये इंसाइट और ये नेचुरल विजडम होनी चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट, हालांकि मैं बताऊं, अगर आप एनालिटिकल स्कूल देखें, सोशियोलॉजिकल स्कूल देखें, हिस्टोरिकल स्कूल देखें, तो ऑस्टिन जैसे थिंकर हैं, जेरेमी बेंथन है, कैल्सन जैसे थिंकर हैं, उन्होंने ऑल टुगेदर नेचुरल स्कूल को जो है वो क्या कर दिया, बहुत क्रिटिसाइज किया। और एनालिटिकल तो था ही इसके रिएक्शन में बिल्कुल नेचुरल स्कूल के। तो फिलहाल हम फिलोसफिकल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उससे मिलता है, कहीं ना कहीं इसका भी आधार कहाँ मॉरलिटी पे जाके टिकता है, नेचुरल लॉज पे जाके टिकता है, क्योंकि नेचर से ही मॉरलिटी डिराइव हुई है। राइट, तो आगे चलते हैं। He argued that just as physical laws are natural and immutable, ये कहते हैं कि जैसे फिजिक्स के लॉज हैं, भौतिक कानून जो ग्रेविटी वगैरह है, ये सब प्राकृतिक हैं, इम्यूटेबल हैं, अपरिवर्तनीय। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिनमें परिवर्तन ना किया जा सके। सो टू आर मॉरल लॉज, ये कहते थे बिल्कुल फिजिकल लॉज की तरह जो मॉरल लॉज है, मतलब नैतिक नियम है, नैतिक कानून है, वो भी नेचुरल है, इम्यूटेबल है, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। और ह्यूमन इंस्टीट्यूशन से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। दिस टीचिंग मेथड फेमसली नोन एज सोक्रेटिक मेथड, तो जो उनका टीचिंग मेथड था उसको हम जानते हैं, वो सोक्रेटिक मेथड के नाम से मशहूर था, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता था, क्वेश्चनिंग, सवाल पूछो, डायलॉग्स मतलब विचारों का आदान प्रदान, और क्रिटिकल रीजनिंग मतलब किसी भी चीज को ऐसे स्वीकार नहीं कर लेना जो बिल्कुल लिखी हुई है या आपके सामने रखी गई है या आपको बताई गई है। राइट, क्रिटिकल रीजनिंग में क्या आएगा, आप उसके तर्क देंगे, तर्क के बदले वितर्क देंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, तब किसी आउटकम पे पहुंचेंगे। ये सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग था, क्वेश्चंस पूछो, डायलॉग्स का आदान प्रदान हो, क्रिटिकल रीजनिंग हो, और एनकरेज करते थे स्टूडेंट्स को टू अनकवर कॉन्ट्राडिक्शंस, कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो विरोधाभास हैं, उनको अनकवर करो, उनके ऊपर बात करो, उन कॉन्ट्राडिक्शंस को ऐसे ही नहीं मान के बैठ जाओ, इन देयर ओन बिलीफ एंड रिफाइन देयर अंडरस्टैंडिंग, कि अपने विश्वास के आधार पर जो बात आपकी किसी को कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है या विरोधाभासी लगती है, उसके ऊपर डिस्कशन करो, उसके ऊपर डायलॉग्स करो, क्वेश्चन करो, क्रिटिकल रीजनिंग करो उसके ऊपर, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को और ज्यादा रिफाइन करो और ज्यादा शुद्ध करो। तो ये सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग था। दिस मेथड नॉट ओनली शेप फिलोसफिकल इंक्वायरी बट ऑल्सो लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। फिलोसफिकल इंक्वायरी को सुधारा इस मेथड ने, और एक ग्राउंड वर्क तैयार किया किसके लिए, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के लिए। तो सोक्रेट्स को एक क्रेडिट जाता है कि सोक्रेट्स का जो टीचिंग मेथड था, सोक्रेटिक मेथड, उसने काफी हद तक चीजें आसान करी आगे आने वाले थिंकर्स के लिए। सोक्रेट डिफाइंस वर्च्यू एज अ नॉलेज, सोक्रेट्स ने वर्च्यू को नॉलेज के तौर पे डिफाइन किया। राइट, चलो आगे चलते हैं। सोक्रेट डिफाइंस वर्च्यू एज अ नॉलेज, असर्टिंग दैट टू नो द गुड इज टू डू द गुड। अगर आपको मतलब टू नो द गुड, जानना है कि अच्छा क्या है, तो इसका मतलब आपको करना पड़ेगा अच्छा क्या है। एंड द इग्नोरेंस लीड्स टू रॉन्ग डूइंग, और अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आप रॉन्ग डूइंग कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, ठीक है,
विच इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, प्राकृतिक न्याय यानी कि सब पर एप्लीकेबल है, क्योंकि नेचर नेचर तो सबको एक समान देती है ना। तो नेचुरल जस्टिस जो कि सार्वभौमिक है, इटर्नल सनातन है, मतलब जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, एंड लीगल जस्टिस विच इज मैन मेड एंड वेरिएबल अक्रॉस सोसाइटीज। तो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश चीज आपको देखने को मिलती है, एक डिफरेंस देखने को मिलता है नेचुरल जस्टिस के बीच में, जो कि अपने आप में यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, इटर्नल है, और लीगल जस्टिस के बीच में। यहाँ पे सोक्रेट्स कह रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस जो है वो यूनिवर्सल है, इटर्नल है, और लीगल जस्टिस क्या है, वो मैन मेड है, उसको नेचर ने नहीं बनाया, उसको हमने, आपने, समाज ने बनाया, और वो वेरिएबल है अक्रॉस सोसाइटी, मतलब वो आपको उसके डिफरेंट रूप देखने को मिलेंगे अलग अलग समाजों में। जो अलग अलग समाज की स्थापना हुई है वहां पे उन्होंने अपने अपने देश, काल, परिस्थिति, जलवायु, ज्योग्राफी के हिसाब से उन्होंने कानून बनाए हैं। और सोक्रेट्स कह रहे हैं जो नेचुरल लॉ है, जो प्रकृति का कानून है, जो नेचुरल जस्टिस है, वो बिल्कुल अलग है लीगल जस्टिस से। वो यूनिवर्सली सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो एटर्नल होता है, सदा एक सा रहता है, ना उसका कोई आदि है ना कोई उसका अंत है। ये डिफरेंस आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद his philosophy aimed to ensure peace and stability in Athens by grounding law in moral reasoning rather than blind obedience। मतलब उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, उसका एम क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, एंश्योर करना शांति को और स्टेबिलिटी को, स्थिरता को एथेंस में, बाय ग्राउंडिंग लॉ इन मॉरल रीजनिंग रेदर देन ब्लाइंड ओबीडियंस। ये कहते थे कि लॉ को आप मॉरल रीजनिंग के साथ कनेक्ट करके तब अगर आप उसको मानोगे तो आप अंदर से उसको मान पाओगे। ये नहीं है कि आपको ब्लाइंड ओबीडियंस करनी है, मतलब अंधे होके मान लेना ये कानून है, आप उस पर तर्क ही नहीं कर रहे, आप उस पर वितर्क ही नहीं कर रहे। तभी तो उनको मृत्यु दंड की सजा मिली थी। कोर्ट कह रहा था कि आप हमारे देवताओं का अपमान करते हैं, आप यूथ को बिगाड़ रहे हैं। ये यूथ में एक रिवोल्यूशन ले आए थे कि भैया तर्क करना सीख लो, क्वेश्चन करना सीख लो, राइट, डिस्कशन करना सीख लो, ऐसे ही आंख बंद करके कुछ नहीं मानना है। डिस्पाइट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन सोक्रेट वाज एक्यूज्ड ऑफ करप्टिंग द यूथ एंड इम्पाइटी, राइट। मतलब बहुत सारा इन्होंने जो क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि एथेंस में शांति बने, स्थिरता है, इसके बावजूद भी इनको दोषी पाया जाता है। बताया जाता है कि आपने भ्रष्ट कर दिया है युवाओं को। और इम्पाइटी का मतलब होता है अकर्मण्यता, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका इनको दोषी पाया गया, जिससे इसका एग्जीक्यूशन हुआ इनका 399 बीसी में। और इसकी इनकी लिगेसी, हिज लिगेसी हाउएवर एंड्योर्ड, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसिंग प्लेटो, एरिस्टोटल एंड द एंटायर ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ जूरिस्प्रूडेंस। तो जो नेचुरल लॉ जूरिस्प्रूडेंस में मतलब न्याय शास्त्र की प्राकृतिक विधि विचारधारा, नेचुरल लॉ जूरिस्प्रूडेंस को कहेंगे न्याय शास्त्र की प्राकृतिक विधि विचारधारा में आने वाले जितने भी विचारक हुए इनके बाद, थिंकर्स हुए, प्लेटो हुए, एरिस्टोटल हुए, सबको इन्फ्लुएंस किया इन्होंने। और उन्होंने, इनके शिष्य जो थे प्लेटो, उन्होंने काफी हद तक इनके काम को और विचारों को सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाया और जिंदा रखा। चलिए एक टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। पूरा नाम सोक्रेट, सुकरात, ग्रीक फिलोसोफर है। डेट ऑफ बर्थ है 470 बीसी एथेंस। रुखसती हुई 399 बीसी एथेंस। एग्जीक्यूटेड बाय हेमलॉक। हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक पौधा होता है, ठीक है। जब आप उसको ग्रहण करते हैं तो जहरीला पौधा होता है। जब आप उसके रस को या उसके अर्क को या उसके एसेंस को किसी को पिला दिया जाए तो उसका शरीर सुन्न हो जाता है लगातार, और अंतोतगतवा उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जब इनको हेमलॉक पिलाया गया, वो जहर का प्याला इनको पिलाया गया, तब इन्होंने अपने एक शिष्य को ये कहा कि हमें मृत्यु के देवता को एक मुर्गे की बलि चढ़ानी है। इनके अंतिम शब्द थे। और उसका तात्पर्य, उसका दार्शनिक अर्थ था कि सुकरात मृत्यु को दुखों का अंत मानते हैं। टाइटल देख लीजिए, फादर ऑफ मॉरल फिलोसफी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ सोक्रेटिक मेथड है, कंट्रीब्यूशन वर्च्यू इज इक्वल टू नॉलेज, लॉ इज इक्वल टू रीजनिंग, ह्यूमन इंसाइट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। सेंट्रल आइडिया क्या है? नेचुरल लॉ इज इक्वल टू इनेट मॉरल इनसाइट, मतलब जन्मजात जो एक नैतिक अंतर्दृष्टि होती है, दैट इज नेचुरल लॉ। डिस्टिंग्विश किया इन्होंने नेचुरल लॉ के बीच में और लीगल जस्टिस के बीच में। लीगेसी इंस्पायर्ड प्लेटो, एरिस्टोटल, फाउंडेशन ऑफ नेशनल लॉ, सॉरी नेचुरल लॉ, बेसिस ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न फिलोसफी। की वर्क्स में क्या है? नन ऑथर्ड, क्योंकि लिखा था कि सुकरात के समय के जितने भी थिंकर्स थे और उनके जो सुकरात स्वयं थे, कोई लिखित काम इनका देखने को नहीं मिलता। प्लेटो ने प्रिजर्व किया इनके डायलॉग लाइक अपॉलजी और क्रिटो, नॉन थ्रू स्टूडेंट राइटिंग्स। तो इनका जितना भी काम है इनके शिष्यों के द्वारा वो जानने में आया। चलिए आगे देख लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इनका। सहयोग क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? सोक्रेट थ्योरी ऑफ लॉ वाज रूटेड इन अ बिलीफ। सोक्रेट की जो थ्योरी थी लॉ की, कानून की, विधि की, जो भी आप कहें,
वो उसकी जड़ कहाँ थी? उसकी जड़ एक विश्वास में थी। वो विश्वास क्या था कि ह्यूमन बीइंग्स आर एंडोर्ड विद एन इनर मोरल इनसाइट दैट अलाउ देम टू डिसर्न गुड फ्रॉम इविल। वो ये कहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, उनके पास जन्मजात एक अंतर्दृष्टि है, नैतिक अंतर्दृष्टि। एक तो अंतर्दृष्टि हो गई, एक हो गई नैतिक अंतर्दृष्टि। और इस नैतिक अंतर्दृष्टि का काम क्या था कि ये ह्यूमन बीइंग्स को अलाउ करती थी कि वो अच्छे और बुरे में भेदभाव करें, अच्छे को भी पहचाने, बुरे को भी पहचाने और उन दोनों के बीच में भेदभाव करें। ऐसा ह्यूमन बीइंग्स होते ही ऐसा ज्ञान लेकर पैदा होते हैं या ऐसी अंतर्दृष्टि लेकर पैदा होते हैं। इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया दैट दिस नेचुरल विजडम शुड सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ लॉ। और इस नेचुरल विजडम को फाउंडेशन ऑफ लॉ बनाना चाहिए। नेचुरल विजडम को, ये जो उनका जन्मजात प्राकृतिक ज्ञान है, जन्मजात जो अंतर्दृष्टि है, वो क्या होनी चाहिए? लॉ की आधारशिला होनी चाहिए, लॉ का आधार होना चाहिए, लॉ का बेसिक होना चाहिए, मूल होना चाहिए। मूल तत्व लॉ का क्या होना चाहिए? ये जो नेचुरल विजडम और मॉरल इंसाइट ह्यूमन बीइंग को पैदा होते ही मिलती है। ठीक है। इससे क्या इंश्योर होगा? दैट द लीगल सिस्टम आर अलाइंड विद जस्टिस एंड मोरालिटी रेदर देन आर्बिट्ररी कमांड्स। तो ये कहते हैं कि अगर आप इसको आधार बनाएंगे ह्यूमन बीइंग की नेचुरल विजडम को और मोरल इंसाइट को, तो लीगल सिस्टम स्वतः खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा न्याय के साथ और नैतिकता के साथ, रेदर देन आर्बिट्ररी कमांड्स। मतलब मनमाने जो आदेश पारित करते हैं स्टेट या ऑथोरिटी, उसकी बजाय अगर आप इसको आधार बनाते हैं नेचुरल विजडम को, तो लॉ अपने आप अलाइन हो जाएगा न्याय के साथ और नैतिकता के साथ, जस्टिस और मॉरलिटी के साथ। फॉर हिम वर्च्यू वाज सिनोनिम्स विद नॉलेज। वर्च्यू को वो पर्यायवाची मानते थे, किसका? ज्ञान का। एंड इग्नोरेंस वाज द कॉज ऑफ रॉन्ग डूइंग। और कहते थे कि इग्नोरेंस क्या है? मूल कारण है किसका? रॉन्ग डूइंग का, गलत कर्मों का, गलत कार्य का, राइट। Thus, the pursuit of knowledge was not merely intellectual, but moral, guiding individuals toward virtuous virtuous जी हाँ, परस्यू हाँ, तो ये कहते हैं टूवर्ड्स वर्चुअस लिविंग। तो ये कहते हैं कि परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान को ढूंढना या ज्ञान की तलाश करना, मतलब इज नॉट मियरली इंटेलेक्चुअल, कि ये केवल बौद्धिक बनने के लिए नहीं, बल्कि नैतिक बनने के लिए, इंडिविजुअल्स को गाइड करने के लिए वर्चुअस नॉलेज की तरफ, राइट। तो इस पर इनका बड़ा जोर था। सोक्रेट डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल जस्टिस विच इज यूनिवर्सल एंड एटर्नल एंड लीगल जस्टिस। हमने ऊपर भी देखा था, सोक्रेट्स ने एक वो दिया, हमें डिफरेंशिएट करके दिया नेचुरल जस्टिस के बीच में और लीगल जस्टिस के बीच में। नेचुरल जस्टिस को उन्होंने यूनिवर्सल और एटर्नल कहा, यानी कि सार्वभौमिक, सब पर एक समान एप्लीकेबल होने वाला, सबको एक दृष्टि से देखने वाला, सनातन, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। एटर्नल का मतलब सनातन हुआ, ठीक है। और लीगल जस्टिस को कहा कि ये तो मैन मेड है और अलग अलग देश, अलग अलग काल, अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग समाज के हिसाब से आपको उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगी मैन मेड में, जो मैन मेड लीगल जस्टिस है। और उन्होंने इंसिस्ट किया दैट द पॉजिटिव लॉ शुड नॉट बी ब्लाइंडली ओबेड। पॉजिटिव लॉ मतलब कमांड ऑफ सॉवरन और जिस तरह का, कि जो पॉजिटिव लॉ है उसको आपको अंधा होकर ओबे नहीं करना है, बट क्रिटिकली इवेलुएट थ्रू ह्यूमन इनसाइट्स। मतलब अपनी अंतरात्मा के जरिए आप उसको इवेलुएट करोगे कि ये जो पॉजिटिव लॉ है, जो किसी सॉवरन ने, किसी कमांड ने, किसी अथॉरिटी ने दिया है, क्या ये ठीक है या गलत है। तो अब यहां से समझ जाओ, इस लाइन से समझ जाओ क्यों इनको मृत्यु दंड दिया गया। क्योंकि इनकी बात से जो युवा युवा वर्ग था एथेंस का या ग्रीक का, वो थोड़ा सा क्वेश्चन करने लगा अथॉरिटी को, स्टेट को क्वेश्चन करने लगा, जो वहां लॉ मेकर्स थे उनको क्वेश्चन करने लगा, तर्क ढूंढने लगा कि क्या ये सुसंगत है, इज इट कंपेटिबल विद द नेचुरल लॉ, या जो सॉक्रेट्स कहते हैं उसके हिसाब से ठीक है। और शासन करने वालों को ये पसंद नहीं आया, तो इसलिए उनको मृत्यु दंड दिया गया। इस फेमस सोक्रेटिक मेथड एग्जाम्प्लीफाइड दिस अप्रोच। तो इनके सोक्रेटिक मेथड में ये अप्रोच देखने को मिलती है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि क्वेश्चन करो, डिस्कशन करो, राइट, क्रिटिकली रीजनिंग करो उस चीज की। एज इट एनकरेज स्टूडेंट टू क्वेश्चन अजम्पशंस, ठीक है, किसी भी धारणा या अनुमान को आप क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछिए, एक्सपोज कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास को एक्सपोज करो, एंड रिफाइन देयर रीजनिंग, और अपनी रीजनिंग को और शुद्ध करो और रिफाइन करो। तो जिंदगी में कहीं उलझ जाओ दोस्तों, मित्रों, तो खुद से क्वेश्चन करना, सारे जवाब तुम्हें तुम्हारे अंदर मिल जाएंगे। दिस इज ट्रू। So by grounding law in reason and virtue, Socrates sought to create a stable and peaceful society. तो लॉ की आधारशिला वर्च्यू को बनाकर, रीजनिंग को बनाकर, सोक्रेटिक मेथड को बनाकर, सोक्रेट एक शांतिपूर्ण सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। हिज फिलोसफी वाज रिवॉल्यूशनरी इन इट्स टाइम, ठीक है, आंदोलनकारी फिलोसफी थी उनकी, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बिलीफ्स, जो पारंपरिक विश्वास को चैलेंज करती थी, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स को सोसाइटी के चैलेंज करती थी, एंड एम्फेसाइजिंग द मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन शेपिंग लॉ।
और इंडिविजुअल्स के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी डालती थी कि भैया लॉ किस तरीके से बनेगा, आपको किस तरीके से फॉलो करना है. Although his reliance on subjective insight drew criticism and ultimately lead to charges of impiety and corruption. हालांकि उनकी ये विचारधारा उनके लिए घातक साबित होती है. काफी आलोचना करता है उस समय का जो वर्ग था, उस समय के जो लोग थे जो सोक्रेट्स के एंटी थे, वो उसको काफी क्रिटिसाइज करते हैं. इनके ऊपर इम्पायटी और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के चार्जेस लगाते हैं. his ideas laid the foundation of natural law theory and continue to influence jurisprudence today. मतलब उनके विचारों से jurisprudence आज तक प्रभावित है और हमेशा इसी तरीके से प्रभावित रहेगा. ठीक है गाइस, तो अब एक बार नेचुरल लॉ और ह्यूमन इनसाइट देख लेते हैं. तो नेचुरल लॉ एंड ह्यूमन इनसाइट. नेचुरल, जस्ट एज फिजिकल लॉज आर नेचुरल, सो टू इज मोरल लॉ. ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में और इसे याद भी कर सकते हैं. जैसे फिजिकल लॉज, भौतिक के नियम जितने प्राकृतिक हैं, उतना ही नैतिक जो विधि है वो भी उतनी ही प्राकृतिक है. मैन्स इनर साइट टेल हिम व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. तो जो कोई व्यक्ति है उसकी अंतर्दृष्टि उसको बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. दिस इंसाइट इज द ओनली ट्रू बेसिस फॉर जजिंग लॉ. और यही अंतर्दृष्टि जो है एक सच्चा आधार है टू जज लॉ. उसके बाद वर्च्यू एज अ नॉलेज. ठीक है, डिफाइन वर्च्यू एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड. ठीक है, उसको एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड कि ये समथिंग विच इज गुड. कॉन्सेप्ट है कि अच्छा क्या है, उसको आपको किस तरीके से लेना है, कैसे करना है. एवरी मैन पॉजेस वर्च्यू enabling him to critically evaluate positive law. सोक्रेट कहते हैं कि वर्च्यू हर व्यक्ति के पास है, राइट. हर व्यक्ति के पास वर्च्यू का मतलब बेसिकली सद्गुण मान लीजिए, या आप कह सकते हैं कि इतना सुसंगत है वो प्रकृति के ज्ञान के साथ कि प्रकृति ने उसको इतना ज्ञान तो दिया है. तो वर्च्यू का मतलब वैसे होता है सद्गुण. तो हर व्यक्ति के पास ये होता है और यही एक सद्गुण उस व्यक्ति को इतना योग्य बनाता है कि वो क्रिटिकली इवेलुएट करे पॉजिटिव लॉ को, कि मुझे इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्या ये तर्क संगत है, इसमें लॉजिक है, रीजनिंग है, रैशनल है इसमें. ठीक है, सोक्रेटिक मेथड देख लीजिए. अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग. अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड है, किस चीज पे बेस्ड है, क्वेश्चन पूछने पे, रीजनिंग पे. स्टूडेंट लर्न बाय फाइंडिंग होल्स इन देयर ओन थ्योरीज एंड करेक्टिंग देम. वो सीखते हैं विद्यार्थी कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं उनकी अपनी ही थ्योरी में और उसको ठीक करते हैं. और इसने इंस्पायर्ड किया मॉडर्न साइंटिफिक मेथड को. जस्टिस देख लीजिए. एक भेद है नेचुरल जस्टिस में, वो यूनिवर्सल इटर्नल है लीगल जस्टिस से, क्योंकि वो मैन मेड और वेरिएबल है. ये हमने देख लिया है. क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. His reliance on subjective human insight seen as weak. जो सोक्रेट्स ने आधार बनाया ह्यूमन साइट्स को, इन्नेट ह्यूमन इंसाइट जो जन्मजात एक मानवीय अंतर्दृष्टि होती है, उसको काफी वेग माना इनके जो आलोचक थे. एक्यूज ऑफ करप्टिंग यूथ एंड अंडरमाइनिंग ट्रेडिशनल बिलीफ. इस चीज का अपराधी इनको माना गया कि इन्होंने यूथ को भ्रष्ट कर दिया है, पथ भ्रष्ट कर दिया है. और जो पारंपरिक विश्वास है उस समय के, उस देश काल परिस्थिति, उस सोसाइटी के, उनको अंडर वैल्यू किया इन्होंने और इनको एग्जीक्यूट किया गया इम्पैटी के लिए, कर्मण्यता के लिए. लीगेसी इंस्पायर्ड प्लेटो एंड एरिस्टोटल. मतलब ये तो इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे. तत्कालीन सरकारें हिल गई थी कि अगर युवा सोक्रेट्स के पीछे चल गए तो हमारा क्या होगा. तो लीगेसी क्या है? इंस्पायर्ड प्लेटो एंड एरिस्टोटल, लेड द फाउंडेशन फॉर नेचुरल लॉ एंड मॉरल फिलोसफी. प्राकृतिक न्याय और फिलोसफी की इन्होंने मॉरल, नैतिक फिलोसफी, नैतिक दर्शन. नेचुरल लॉ हो गया आपका प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक कानून, और मॉरल फिलोसफी क्या होगी? नैतिक दर्शन की इन्होंने आधारशिला रखी. थ्योरी क्या है? लॉ बेस्ड ऑन ह्यूमन इनसाइट. एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं. नेचुरल लॉ इज इक्वल टू इननेट मॉरल विजडम. वर्च्यू क्या है? वर्च्यू इज इक्वल टू नॉलेज. सद्गुण इज इक्वल टू ज्ञान. गुडनेस गाइड्स लॉ. जस्टिस, नेचुरल जस्टिस वर्सेस लीगल जस्टिस के बीच में एक डिस्टिंग्विश किया इन्होंने चीजों को. लॉ मस्ट कन्फर्म टू रीजन. कारण होना चाहिए. व्हाई देयर इज लॉ. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी देखने को मिलता है ना, रीजन डिसीजन, देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड एवरी डिसीजन. मेथड क्या है? सोक्रेटिक मेथड, बेसिस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक मेथड. राइट गाइस, तो आगे चलते हैं. वर्क्स मतलब ऑथर्ड कुछ नहीं है इनका, क्योंकि इनके शिष्यों के द्वारा, जिसमें कि खासकर प्लेटो है, उनकी राइटिंग्स के द्वारा हमें इनका देखने को पता मिलता है. आइडियाज ट्रांसमिटेड बाय स्टूडेंट. क्रिटिसिज्म क्या है? सब्जेक्टिविटी ऑफ इनसाइट एक्यूज ऑफ करप्टिंग यूथ. ये क्रिटिसिज्म है इनका. सब्जेक्टिविटी, काफी इन्होंने भरोसा कर लिया इननेट ह्यूमन इनसाइट पर, यूथ को करप्ट किया. एग्जीक्यूटेड फॉर इम्पैटी. लीगेसी क्या है? इंस्पायर्ड प्लेटो एंड एरिस्टोटल को इन्होंने इंस्पायर किया. फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. तो गाइस, यहाँ पर आज की क्लास को समाप्त करेंगे और कल करेंगे हम इसमें
किसको? प्लेटो को। देखिए मैं लेकर आया हूँ, मुझे लग रहा है कि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको अगली क्लास में डाल देते हैं। राइट, तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में इसको डालिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और प्लीज फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा चल रहा है, और एक्सप्लेन करना है या ओवर एक्सप्लेन हो रहा है एंड एवरीथिंग। और इन नोट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं logicalstudies.com, टेलीग्राम पे TLS UGC नेट लॉ, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं 7302606241। सो दिस इज योर फ्रेंड लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे, और कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, प्लेटो को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।